Adda 247. I hope every one of you are doing fine. Today, in this particular session, we will be starting the mini marathons for your rural banking elective. Exam 21st ko hai. We have limited amount of days with us, so we must focus on the MCQ practice. If you are new to this channel, then let me just remind you that we are already conducting the Par Pack revision batch classes, which are the paid classes और वो already run हो रही हैं. If you want to know more about these classes, तो आपको डिस्क्रिप्शन में इस पर्टिकुलर वीडियो की लिंक मिल जाएगा फॉर दैट पर्टिकुलर पावर पैक रिवीजन बैच. ओके, सो आज का जो एजेंडा है इट इज द मॉड्यूल ए, और यहाँ पे हम ट्राई करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस सॉल्व कर पाए मॉड्यूल ए के. अगर कुछ रह जाते हैं रिमेनिंग क्वेश्चंस वी विल बी कमिंग अप विद द सेकंड पार्ट एज वेल. सो योर पार्टिसिपेशन विल बी क्रूशियल टुडे. लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट क्वेश्चन. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY with the slogan हर खेत को पानी was launched in 2015 primarily to do what? तो आपके पास चार ऑप्शंस हैं यहाँ पे. ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एज सुन एज पॉसिबल. सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ये तो, बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी भी नहीं है. इफ यू नो द सिंपल एम और द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम, डायरेक्टली आप आंसर कर सकते हो कि कृषि सिंचाई योजना जो है दिस वाज फॉर व्हाट. हमने अपनी क्लासेस में भी पढ़ा है दैट द कीवर्ड इज इरिगेशन. इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, उन्हें सस्टेन करना और ऑन फार्म मैनेजमेंट जो है वाटर की उसको रोबस्ट बनाना. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी. Yes, achieve convergence of investments in irrigation, expand cultivable area under assured irrigation, promote the precision irrigation for more crop per drop. So here is the elaboration. Here is the explanation of this particular question. जहाँ पे लिखा हुआ है जुलाई 2015 में लॉन्च हुआ था पूरे का पूरा स्कीम. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द एम, so aim is to expand the cultivable area under the assured irrigation, improve the on farm water use efficiency, reduce the wastage of water, और precision irrigation पे आपने फोकस करना है कि हर एक ड्रॉप जो है, जस्ट मेटाफोरिकल टर्म, तो उसको जो यूटिलाइज करके आप कितना अच्छे से अपने खेत को पानी दे सकते हैं. सिंपल यही इसका हर खेत को पानी एजेंडा है. माइक्रो इरिगेशन का अगर हम एरिया देखें, क्विक अपडेट फॉर ऑल ऑफ यू, तो ड्रिप इरिगेशन में 5.32 लाख हेक्टेयर है हमारे देश में. स्प्रिंकलर जो है इट कवर्स 5.70 लाख हेक्टेयर ऑफ आवर कंट्री. और ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं. सो डेटा हैवी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपना 21 दिसंबर का एग्जाम. नेक्स्ट क्वेश्चन. A new CBSE affiliated rural school, Green Valley Public School, name thoda fancy hai, but yes, it is a rural school, has 1.5 acres of land with the small playground, classrooms providing 0.8 square meter of floor space per student, library with 1200 books, 10 magazines, computer lab with 8 computers for 200 students, separate toilets for boys and girls, and a 1,000-liter drinking water tank for 300 children. Which of the following CBSE infrastructure norms are not being fully met by the school? Small case study है. Fine. I won't say कि simple है, but yes, doable है अगर आपको norms पता है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के जो कि CBSE ने ले डाउन कर रखे हैं स्पेसिफिकली फॉर द स्कूल्स. तो जैसा कि आप जानते हैं कि क्लासरूम्स में आपके पास 1 स्क्वायर मीटर होनी चाहिए स्पेस, राइट. मिनिमम कितना एकड़ का होना चाहिए आपका स्कूल. प्लेग्राउंड होना चाहिए कि नहीं, प्लेग्राउंड मस्ट बी देयर. देन लाइब्रेरी के अंदर आपके पास बुक्स होनी चाहिए, एक स्पेसिफिक नंबर दिया हुआ है फॉर द बुक्स एंड मैगजीन्स इन द CBSE नॉर्म्स. और कंप्यूटर लैब भी होनी चाहिए विद रनिंग इंटरनेट. व्हाट विल बी द राइट आंसर हियर? नॉट बीइंग फुली मेट बताना है आपने. ओनली लैंड एरिया एंड प्लेग्राउंड रिक्वायरमेंट्स, ओनली क्लासरूम फ्लोर स्पेस एंड लाइब्रेरी रिसोर्सेज, क्लासरूम फ्लोर स्पेस, लाइब्रेरी रिसोर्सेज, कंप्यूटर लैब फैसिलिटी, वाटर ड्रिंकिंग कैपेसिटी, या फिर ओनली द कंप्यूटर लैब फैसिलिटीज एंड द टॉयलेट्स. द राइट आंसर विल बी व्हाट? नॉट बीइंग फुली मेट. नॉट बीइंग फुली मेट आपका क्लासरूम फ्लोर स्पेस भी यहाँ पे कम है, लाइब्रेरी रिसोर्सेज भी कम है, बुक्स की तरफ ध्यान दो. कंप्यूटर लैब फैसिलिटी भी आपके पास जो है इट इज स्क्यूड. हर एक पर्टिकुलर कंप्यूटर पे वी कैन मैक्सिमम हैव 20 स्टूडेंट्स.
ड्रिंकिंग वाटर कैपेसिटी भी इसकी कम है अगर हम 300 चिल्ड्रन की बात करें। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। तो एक्चुअल में नंबर क्या है? तो 2 acres शुड बी द एरिया ऑफ द स्कूल, प्रॉपर प्लेग्राउंड होना चाहिए, फ्लोर स्पेस मिनिमम 1 square meter होनी चाहिए पर स्टूडेंट, 1500 बुक्स, 15 मैगजीन्स शुड बी देयर, 1:20 होनी चाहिए रेशियो आपकी कंप्यूटर लैब की विद रिस्पेक्ट टू द कंप्यूटर एंड स्टूडेंट रेशियो। उसके अलावा व्हेन वी टॉक अबाउट द साइंस लैब, तो साइंस लैब का साइज शुड बी 9 मीटर to 6 मीटर एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए मिनिमम 500 लीटर फॉर एवरी 100 चिल्ड्रन। एग्जाम कह रहे हैं, इसमें जो क्वेश्चन है इसके अंदर 300 चिल्ड्रन लिखा हुआ था, तो द वाटर कैपेसिटी शुड बी व्हाट, यहाँ पे 1500 होना चाहिए था। दैट इज वाई ऑल दीज आर रॉन्ग। ओके, इसके अलावा एक बोनस आप बोल सकते हो, एक्सप्लेनेशन हमारे पास है, सेपरेट टॉयलेट ब्लॉक फॉर बॉयज एंड गर्ल्स शुड बी देयर एंड क्लोज्ड कंटेनर फॉर डिस्पोजेबल ऑफ सैनिटरी नैपकिन मस्ट बी प्रोवाइडेड इन द cubicle. Each cubicle should have the sanitary napkin for the girls. फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू एग्री सेंसस, एग्रीकल्चर सेंसस, द टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग्स इन द कंट्री इंक्रीज फ्रॉम 138.35 मिलियन 2010-11 का डेटा टू व्हाट फिगर इन 2015-16? तो एग्री सेंसस सब जानते हैं, 10th एग्री सेंसस जो है वो हमें याद रखना है भाई, वहीं से हमारे पास क्वेश्चंस निकल के आएंगे। जो 2021-22 वाला एग्री सेंसस है उसका अभी डेटा कलेक्शन फेज हो चुका है कंप्लीट, कंसोलिडेशन इज ऑन गोइंग, तो अभी रिलीज नहीं हुआ फाइनल डेटा, दैट इज वाई हमें 15-16 ही याद रखना है। ओके, नॉनदलेस टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग कितनी है अकॉर्डिंग टू 2015-16 डेटा? जल्दी से बताइए। 138.35 मिलियन से कितना चेंज हुआ है? तो बी तो फॉर श्योर नहीं होगा, right? Everybody knows that. The right answer can be A or C. So correct is 146.45 million. Here you can see एग्री सेंसस में जो important एस्पेक्ट याद रखने, ऑपरेशनल होल्डिंग्स 146.45 मिलियन, ऑपरेटेड एरिया कितना है 157.82 मिलियन हेक्टेयर, एवरेज साइज ऑफ ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग कितनी है 1.08 हेक्टेयर, और ये भी याद रखना है कि ये डिक्लाइन कर रही है सिंस 1970 टिल टुडे, इट इज डिक्लाइनिंग बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ रही है, जो फैमिली में पार्टीशंस होते हैं वो बढ़ रहे हैं, अल्टीमेटली ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग भी डिक्रीज ही करेगी। फीमेल ऑपरेशनल होल्डर्स की अगर हम बात करते हैं तो परसेंटेज शेयर जो है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज किया है टू 13.96%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मॉडल एपीएमसी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट प्राइमरली एम्स टू व्हाट? तो जल्दी से बताइए, एम बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अच्छे खासे, और यू विल बी सरप्राइज टू नो कि इन क्वेश्चंस के अंदर आपके पास सबसे ज्यादा चांसेस हैं रॉन्ग होने के, right? जो ऑप्शंस होते हैं ना वो दे आर वेरी मच क्लोज, तो इसलिए एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए कि क्या आपका प्राइमरी एम है पर्टिकुलर स्कीम का। तो deregulate the agri market and remove all the market fees, regulate, ensure fair trade of agricultural produce, protecting farmers from exploitation, nationalize all the wholesale markets for agri produce, या फिर fix the uniform MSP for all the crops across India। तो अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा APMC कभी, उनको तो सारे ऑप्शन सही लगेंगे बिकॉज ऑल ऑफ देम आर व्हाट, पॉजिटिव, राइट? फार्मर्स के लिए तो पॉजिटिव ही है, बट एग्जैक्टली क्या है एम वो बताइए जल्दी से। जब भी हम क्लासेस में पढ़ते हैं एपीएमसी तो एक कीवर्ड यूज किया जाता है कि टू प्रिवेंट द फार्मर्स फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन। राइट आंसर यहाँ से ही आपका निकल जाएगा, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। तो एम क्या है? टू रेगुलेट एंश्योर फेयर ट्रेड ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, प्रोटेक्टिंग द फार्मर्स फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन, एंश्योरिंग दे रिसीव फेयर प्राइसेस एंड टाइमली पेमेंट्स, पेमेंट्स भी आपको टाइमली मिलनी चाहिए। For single point levy of market fee across a state and a united single
ट्रेडिंग लाइसेंस फॉर कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ द ट्रांजैक्शंस एज वेल। तो ये सारे के सारे जो सिंगल पॉइंट लेवी ऑफ मार्केट फी है, इससे हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली हम कॉस्ट रिड्यूस कर रहे हैं जो कि फार्मर्स को लेवी की जाती थी। अल्टीमेटली एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जा रहा है, फार्मर्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है और एक फेयर ट्रेड को बढ़ावा दिया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है इन दी एग्रीकल्चरल मार्केट। Fine. Agri census, yes, we have done this. Agri census में we can have a look on the various categories, operational लैंड होल्डिंग जो है उनकी कैटेगरीज को एक बार क्विकली गो थ्रू कर लेते हैं। मार्जिनल फार्मर्स जो है दे आर बिलो 1 हेक्टेयर, फाइन, 1 हेक्टेयर से कम अगर लैंड होल्डिंग है तो आप मार्जिनल फार्मर्स की कैटेगरी में आते हैं। स्मॉल फार्मर्स 1 to 2 हेक्टेयर, सेमी मीडियम 2 to 4 हेक्टेयर, मीडियम इज 4 to 10 हेक्टेयर, लार्ज फार्मर्स होंगे 10 हेक्टेयर एंड अबव। और आज के टाइम में अगर देखा जाए तो ओडिशा एक ऐसा स्टेट है हमारे देश में जहाँ पे सबसे ज्यादा लैंड होल्डिंग है ऑन द बेसिस ऑफ लीज। फाइन, तो लीज इन होल्डिंग्स जो है सबसे ज्यादा कहाँ पे है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इट इज इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। और कौन सी कैटेगरी में है, ओवरऑल कौन सी कैटेगरी में सबसे ज्यादा है अकॉर्डिंग टू द एग्री सेंसस, इट इज इन द मार्जिनल कैटेगरी, जो कि ऑब्वियस भी है बिकॉज यहाँ पे साइज देखिए आप, इट इज बिलो 1 हेक्टेयर। तो जितना कम आपके पास ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग है उतना ही ज्यादा चांसेस है दैट यू विल बी इन्वॉल्व इन अ लीज टाइप ऑफ सेटअप। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं याद रखने वाले, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया हमारे देश का कितना है, 191.76 मिलियन हेक्टेयर। एंड जो परसेंटेज शेयर है नेट सोन एरिया का वो इंक्रीज हुआ है 88.7%। क्रॉपिंग इंटेंसिटी सबसे ज्यादा कहाँ पे पाई जाती है, पंजाब में, और सबसे कम है मिजोरम की। इंडिया की ओवरऑल क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी है, 1.3 इन दी 2015-16 सेंसस। इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं वो, तो सिंपल है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया डिवाइडेड बाय द नेट सोन एरिया मल्टीप्लाई बाय 100। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कौन सा है, वो वाला एरिया जो कि आप साल में कितनी बार भी सो करते हैं या फिर कल्टीवेशन उस पे करते हैं, हर बार आप उसको ऐड करेंगे। तो एक पैच ऑफ लैंड आपने चाहे 3 बार भी ऐड करा तो वो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, 1 टाइम, 2 टाइम, थर्ड टाइम। नेट सोन एरिया क्या होगा कि अगर आपने एक पैच ऑफ लैंड यूज कर लिया एक साल में एक पर्टिकुलर कल्टीवेशन पीरियड में तो उसको दोबारा से काउंट नहीं करेंगे। तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया को डिवाइड कर दो नेट सोन एरिया से, मल्टीप्लाई करो 100 से, यू विल गेट द क्रॉपिंग इंटेंसिटी। Next, we have Human Development Index, the HDI. It is a measure of average achievement in which of the following key dimensions of human development. तो very simple question, HDI का concept अगर आप सबको पता है तो you can easily tell me कि कौन से key dimensions हैं under the index of human development. So there are three, right? सबको पता होगा, three हैं. We talk about standard of living, per capita income, and one more thing. So right answer will be what? Income, employment, infrastructure, health, education, standard of living, poverty, inequality, human security, या फिर technology, innovation and governance. तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज अ वेरी सिंपल इंडेक्स, फाइन, जो कि मेजर करता है आपका हेल्थ, एजुकेशन एंड योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी। Here you can see that HDI, it is a measure of average achievement in the key dimensions of human development, चाहे वो long and healthy life हो जिसको हम health बोलते हैं, being knowledgeable, education से measure करते हैं हम उसे, have a decent standard of living जो कि है per capita income एक important measure। इसके अलावा जो important point है यहाँ पे, it is that HDI is simply the geometric mean of the normalized indices for all the three components। तो GM जो है हम तीनों का हेल्थ, एजुकेशन एंड पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट करते हैं एंड देन वी से कि हाँ ये आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकल गया इस पर्टिकुलर कंट्री का। ऐसे ही रैंकिंग बना देते हैं अलग अलग कंट्रीज की। 193 कंट्रीज की रैंकिंग में इंडिया का रैंक है 134। ड्रॉबैक या फिर आप शॉर्ट कमिंग बोल सकते हो HDI की क्या है, it does not reflect inequality, poverty, human security या empowerment। empowerment दोनों, social empowerment as well as your women empowerment जिसको हम बोल सकते हैं सब category of social empowerment only। and when we talk about inequality यहाँ पे भी दोनों आएंगी, social inequality as well as the income inequality। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं बता रहा है आपका HDI। फिर आते हैं एक और रिफाइंड वर्जन पे, दैट इज जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स। सो GDI,
It is best described as index measuring only women's labor force participation rates, ratio of HDI for females to that of males, capturing the gender gaps in health, education, and living standard. Index that ranks countries solely on the female life expectancy at birth, या फिर composite index है that measures income inequality between rich and poor household. देखो जेंडर की बात हो रही है तो स्पेसिफिकली जेंडर तो होना ही चाहिए भाई, तो डी तो नहीं होगा, दैट इज फॉर श्योर। अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो आप ऐसे एलिमिनेट भी कर सकते हैं ऑप्शंस। नाउ व्हाट डू यू थिंक कि जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स है तो एक ही जेंडर की बात होगी या फिर ओवरऑल बी टॉकिंग अबाउट? तो ओवरऑल ही होगा डेफिनेटली। द राइट आंसर विल बी व्हाट, ऑप्शन बी, the ratio of human development index for females to that of males, capturing gender gaps in the three components of your HDI, that is health, education, and living standard. The B is the right answer. GDI, simply stated, it is a measure of gender gaps in human development achievements by accounting the disparities between men and women on the three basic dimension, that is health, knowledge and living standard। हमने HDI में भी यही देखा था। बस सिंपल यहाँ पे कर क्या रहे हैं कि हम मेन की पॉपुलेशन और वुमेन की पॉपुलेशन के लिए ये तीनों के तीनों पैरामीटर्स अलग से काउंट कर रहे हैं। तो थ्री पैरामीटर्स हेयर, थ्री पैरामीटर्स हेयर, एंड देन वी tend to compare these parameters। तो आप बोल सकते हो GDI is more or less for the comparative analysis of various aspects between the two genders। In 2022 इंडिया का जो रैंक है दैट इज 108। दोनों के दोनों रैंक्स याद रखने हैं आपने, 108 है GDI का एंड 134 है आपका HDI का। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? एनी काइंड ऑफ डाउट यू हैव? कोई भी डाउट है डू लेट मी नो इन दी चैट सेक्शन। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which part of the Indian Constitution are the provisions of PESA Act designed to extend to scheduled areas? तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है हम पढ़ते हैं हमारे यूनिट नंबर 2 में, एंड स्पेसिफिकली फॉर द रूरल एरियाज, तो वहाँ पे ही पीसा एक्ट भी पढ़ी जाती है, जहाँ पे हम ये देखते हैं दैट देयर इज अ पार्ट, फाइन, देयर इज अ पार्ट डैश जो कि हमें रिलेट करता है विद शेड्यूल 5। और शेड्यूल 5 के अंदर कौन से एरियाज होते हैं? वी हैव सर्टन स्टेट्स जिनके ट्राइबल एरियाज को हम काउंट करते हैं। तो व्हाट इज द राइट आंसर हियर? ओके, सो द पार्ट 9, हमेशा याद रखना जो पार्ट 9 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर कुछ कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो कि नहीं एप्लीकेबल ऑन द शेड्यूल 5 एरियाज, और इसी के लिए आपके पास 96 में पीसा एक्ट लाई गई थी। सो पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, फाइन, जो पंचायत को एक्सटेंड करना है हमें शेड्यूल्ड एरियाज में भी। वाई? बिकॉज कहीं ना कहीं ट्राइबल एरियाज दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर कंट्री, तो उनको भी हमें इंक्लूड करना है इंक्लूजन के लिए। So it was passed as PESA Act 1996, and when we talk about a brief overview, the provision of Part 9 are not applicable to the fifth schedule areas। और फिफ्थ शेड्यूल एरियाज के अंदर आपके पास ट्राइबल एरियाज आते हैं किनके? इन 10 स्टेट्स के, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान एज वेल एज तेलंगाना। The Parliament can extend this part to such areas with modifications and exceptions as it may specify। तो पार्लियामेंट को थोड़ी बहुत पावर दी गई थी कि आप इन एरियाज में भी एक्सटेंड कर सकते हो वेरियस प्रोविजंस ऑफ योर पार्ट 9। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एक्सटेंड द प्रोविजंस ऑफ पार्ट 9 टू प्रोवाइड सेल्फ रूल फॉर द ट्राइबल पॉपुलेशन। उनको भी एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस दिलाना कि यस यू आल्सो बिलोंग टू अ पार्ट वेयर आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश कर सकते हो। टू हैव द विलेज गवर्नेंस विद पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, इवॉल्व पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस कंसिस्टेंट विद द ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। तो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को हम रोकेंगे नहीं, बट कहीं ना कहीं उनको भी पैरेलली ग्रो करवाएंगे विद द पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस।
to prevent the panchayats at higher level from assuming the powers and authority of panchayats at the lower level. तो एक्सप्लॉयटेशन ना हो ट्राइबल एरियाज के पीपल की, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है आपका पीसा एक्ट। अदरवाइज होगा क्या, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व रहेगी, बिकॉज यहाँ पे पंचायत तो है नहीं, एंड दैट मे लीड टू एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 पे। सो अंडर दिस एक्ट सब्सिक्वेंट पॉलिसी मेजर्स इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। तो आपके पास थ्री ऑप्शंस गिवन है फॉर द रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉन्सेप्ट, राइट। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, again a very important act, or you can say the benchmark act in the rural electrification. Central state government shall share the joint responsibility for providing electricity to rural areas, ऐसा लिखा गया है आपके एक्ट में, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में, राइट, जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन पॉलिसी फ्रेम्ड अंडर द एक्ट वाज नोटिफाइड इन 2006, जो आरईपी जिसको हम बोलते हैं रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन पॉलिसी, वेदर इट वाज नोटिफाइड इन 2006 और नॉट, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है आप सबके लिए। एग्जैक्ट यहाँ पे ईयर दिया हुआ है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना launched in 2005 was the first major scheme focused on rural electrification. तो first major scheme सबको पता है, it was the Rajiv Gandhi Gramin Vidyutikaran Yojana. That is right. So the right answer will be what? Quickly tell me the right answer. It is option D, 1, 2 and 3. तीनों के तीनों ही options यहाँ पे सही हैं. The statements are absolutely correct. REP 2006 में ही notify हुई थी, राइट। तो आरईपी 2006 में हुई थी, आरजीजीवीवाई जो है लॉन्च्ड इन 2005, एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्ट ने हमें बताया था दैट इट इज द joint responsibility of central government as well as the state government to provide a national policy as well as the rural electrification। फिर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का एम यहाँ पे पूछा गया है, द भारत नेट कंपोनेंट ऑफ द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम प्राइमरीली एम्स टू डू व्हाट। Provide online crop insurance, establish high-speed digital highway, distribute free smartphones या create a national database। So digital India program में जो भारत नेट का component है, it aims to provide e-governance for the rural areas। और e-governance कैसे आएगी, जब नेट आएगा, जब ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी होगी हाई स्पीड में। सो हाई स्पीड डिजिटल हाईवे to connect 2.5 lakh gram panchayats, right? तो B will be the right answer here। ठीक है, तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाएंगे इन द एग्जामिनेशन। बी प्रिपेयर्ड फॉर बोथ द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, डेटा बेस्ड भी और सिंपल सिंपल इस तरह के क्वेश्चंस भी। Then we have considered the following statements about the Agmark grading facilities scheme. So Agricultural Produce Grading and Marking Act 1937 provides for grading and marking of agricultural produce। Agmark grading facility नाम से ही आपको पता लग रहा है, grading and marking of agricultural commodities is compulsory as per the provisions of the act। तो देखो इसी तरह से आईआईबीएफ भी थोड़े ट्रिकी बनाते हैं क्वेश्चन, बिकॉज दे ऑल्सो नो कि जो ऑब्वियस चीजें हैं उसी में कंफ्यूज होंगे बैंकर्स। व्हाट विल बी द राइट आंसर, थोड़ा टाइम लो, समझो क्या लिखा हुआ है, ट्राई टू आंसर। ओके, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, वन ओनली, बिकॉज आपके पास एगमार्क ग्रेडिंग फैसिलिटी स्कीम में इट इज नॉट कंपल्सरी। हालांकि मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखते हो ग्रेडिंग और मार्किंग जो है एग्री कमोडिटीज की जाती है, बट इस एक्ट में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ दैट इट इज मैंडेटरी फॉर यू टू डू द ग्रेडिंग एंड मार्किंग ऑफ ऑल द एग्रीकल्चरल कमोडिटीज। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए ओनली, राइट, वन ओनली, दैट इज ऑप्शन ए। सो एग्रीकल्चरल मार्केटिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें एक फीचर है हमारा एगमार्क का, विच इज अ सब टॉपिक ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग टॉपिक। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्किंग एक्ट 1937 जो कि अमेंड हुआ था 1986 में, प्रोवाइड्स फॉर सिंपल ग्रेडिंग और मार्किंग ऑफ योर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सेंट्रल एगमार्क लैब है हमारी नागपुर में, तो ये भी हमें याद रखना है कहाँ पे सिचुएटेड है सेंट्रल एगमार्क लैब, इट इज इन नागपुर।
aim is to meet the expenditure for the purchase of equipment, chemicals, glassware and apparatus. तो analyze करने के लिए plus study करने के लिए, in order to provide certain gradings of your agricultural commodities, we must have all the facilities ready. Grading and marking of agri commodities is voluntary. Fine, इस act में आपके पास voluntary है, it is not mandatory. ठीक है. सो दिस वाज इट फॉर टुडेज क्लास. आज की जो मिनी मैराथन थी उसको यहीं पे कंक्लूड करते हैं. डू लेट मी नो कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए इन द कमेंट सेक्शन. एंड ऑल्सो लेट मी जस्ट रिमाइंड यू कि आपका जो एग्जाम है दैट इट इज ऑन 21 December एंड मिनिमम डेज आर लेफ्ट. एंड कितने आपके पास 2 या 3 दिन ही रह गए, बाद में तो रिवीजन ही चलेगी. सो अगर आप चाहते हैं अपना सिलेबस कवर करना इन इफेक्टिव मैनर, देन we are already having classes in the power pack revision batch of rural banking. और यहाँ पे हम सिर्फ important topics को स्टडी कर रहे हैं. वी आर ट्राइंग कि आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्पोर्टेंट केस स्टडीज हैं, उनको हम टारगेट करें और अपना स्कोर मैक्सिमाइज करें 21 December को. इफ़ यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर कोर्स, यू कैन डायरेक्टली कंटैक्ट अस ऑन this particular phone number. Let me just give you a phone number. There is one important phone number where you can directly contact us on, which is 0981 981 9247. यहाँ पे आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं इफ़ यू फील कि आपको एक डेडिकेटेड कोर्स की रिक्वायरमेंट है टू क्रैक द रूरल बैंकिंग एग्जाम ऑन 21 December, if this is the target. Okay, so मिलते हैं नेक्स्ट